रुकनुद्दीन फिरोज शाह से। लेकिन मित्रों, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह से पहले किस तरीके से इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष किए गए और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी को यहाँ पर नियुक्त करने में क्या क्या समस्याएं आई, उन सभी समस्याओं का यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि इल्तुतमिश के पुत्र जिसका नाम था महमूद, जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाने का योजना बनाया। उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाने की जब योजना बनाया तो उसे मन में कहीं न कहीं दगदग था कि एक पुत्री क्या हमारे उत्तराधिकारी बनने के योग्य है या फिर कुछ भी और, या फिर वो जनता को दिखाना चाहता था कि हमारे जो अयोग्य पुत्र हैं उनसे तो योग्य हमारी पुत्री है। तो इस वजह से ग्वालियर के अभियान के दौरान इसने पूरी जिम्मेदारी रजिया सुल्तान को सौंपी और रजिया सुल्तान ने एक संतोषजनक और पराक्रम दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे संतुष्ट होने के बाद इल्तुतमिश ने ताजुल मुल्क मोहम्मद दरीब को मनोनयन पत्र तैयार करने की आज्ञा दी। मतलब कि ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को मनोनयन पत्र जब तैयार करने की आज्ञा दी तथा उसे उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ साथ ही इल्तुतमिश ने इसकी याद में एक मुद्रा भी चलवाई जिस पर सुल्तान के साथ रजिया का नाम अंकित करवाया। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन क्या इल्तुतमिश का यह मंशा पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। इस मनोनयन पत्र की अवहेलना करते हुए जो वहां के अमीर थे, तो अमीरों ने उसके द्वितीय पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को उत्तराधिकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक महिला, एक लड़की सुल्तान के पद पे आसीन हो। इस वजह से इस मनोनयन पत्र की अवहेलना की गई और अमीरों ने इल्तुतमिश के द्वितीय पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वहीं से शुरू होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का शासन 1236। यह ज्यादा दिन तक चला नहीं। हुआ क्या, रुकनुद्दीन सत्ता पाने के बाद भोग विलास में लिप्त हो गया और उसका जीवन भोग विलास के साथ ही शुरू हुआ और साथ ही साथ इसने शाही खजाने के धन को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया। यह सब देख रही थी उसकी माँ जिसका नाम था शाह तुर्कान। इसलिए शाह तुर्कान ने शासन प्रबंध को अपने हाथ में ले लिया और उसने जो शासन शुरू किया वह अत्यंत ही आतंकपूर्ण था। ओके, इल्तुतमिश के योग्य पुत्र कुतुबुद्दीन शाह को कुतुबुद्दीन को शाह तुर्कान ने अंधा करवा के मार डाला। मतलब इसका आतंक इतना ज्यादा था कि जो इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था, जो कि एक योग्य पुत्र था, कुतुबुद्दीन नाम था इसके पुत्र का, तो उसको भी शाह तुर्कान ने बंदी बनाया और बंदी बना के अंधा करवाया और अंधा करवा के इसने मार डाला। मतलब इतना आतंक था। इसके बाद इसी टाइम पीरियड में बदायूं और मुल्तान और लाहौर इत्यादि जगह के जो गवर्नर थे, इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और इस विद्रोह का दमन करने के लिए फिरोज शाह मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दमन करने के लिए यहाँ पर निकला। और जब यहाँ पर विद्रोह हो रहा था उस टाइम पर रजिया सुल्तान ने अराजकता और विद्रोह का लाभ उठाना शुरू किया और लाभ उठाते हुए वह अमीरों के सम्मुख प्रस्तुत हुई और अमीरों के सम्मुख प्रस्तुत होने के बाद उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अयोग्यता का विवरण दिया और साथ ही साथ उसने लोगों को यह भी चेताया कि किस तरीके से शाह तुर्कान का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो शाह तुर्कान के अत्याचार और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अयोग्यता, इन सब का विवरण देते हुए इल्तुतमिश को जो इच्छा थी उसे पूरा करने की सिफारिश की रजिया सुल्तान ने। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि रजिया सुल्तान बने। इस वजह से रजिया ने यहाँ पर यह बात कही कि कृपया आप लोग इल्तुतमिश की इच्छा को पूरा करिए। क्यों? क्योंकि शाह तुर्कान का जो शासन है यह अत्यंत आतंकपूर्ण है और साथ ही साथ जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है वह उतना ज्यादा योग्य नहीं है। इसलिए इल्तुतमिश की जो इच्छा थी, जो उन्होंने मनोनयन पत्र तैयार करवाया था, उसके अकॉर्डिंग हमको शासन सौंपा जाए। इस तरीके की निवेदन किया रजिया ने और सामूहिक निवेदन
किया उसने, जिसमें जिस समय पे उत्साहित भीड़ ने राजमहल को घेरा और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और लौटने पर रुकनुद्दीन को भी बंदी बनाकर मार डाला और उत्साहित भीड़ ने रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। ये तो था जीवन काल रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, जो शुरू भी बड़े जल्दी से हुआ और खत्म भी बड़े जल्दी से हो गया। तो 12